तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पावर ऑफ ब्राउज़र पर स्वागत है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का करेंगे लेक्चर नंबर 4। और पिछले कक्षाओं में हमने समाप्त कर लिया था रासायनिक अभिक्रिया को, और आज का जो है टॉपिक वो है रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशंस। तो जानेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, केमिकल इक्वेशंस होते क्या हैं। तो रासायनिक समीकरण, जब आप रासायनिक अभिक्रियाओं को उसके प्रतीकों और चिन्हों के साथ जब उसको निरूपित करते हैं तो वो होता है रासायनिक समीकरण। जैसे हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो लिखेंगे कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं को उसके प्रतीकों एवं चिन्हों के साथ लिखते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि हम बात कर रहे थे पहले रासायनिक अभिक्रिया की। किसकी बात कर रहे थे? रासायनिक अभिक्रिया। और हमने क्या बताया था? सीधे सीधे जो भी तत्व या यौगिक पार्टिसिपेट कर रहे थे इस रासायनिक अभिक्रिया में, उसका हम सीधे सीधे क्या लिख रहे थे? नाम लिख रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे? जैसे हम रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहे थे कि हम लिख रहे थे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ करवाए तो क्या मिला था हमें मिला था मैग्नीशियम सल्फेट और मिला था हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब बच्चों आप रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो इसी को क्या करेंगे आप कि आप इसे प्रतीकों और चिन्हों के साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? प्रतीकों और चिन्हों के साथ लिखेंगे। तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन जब इसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे, रासायनिक समीकरण के रूप में इसे लिखेंगे, तो हम अब इसे इस तरह से ना लिख करके इसके चिन्ह और प्रतीक का उपयोग करेंगे। जैसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या लिखेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4, तो इस तरह से लिखेंगे। मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg। मैग्नीशियम सल्फेट का क्या होता है? MgSO4। और हाइड्रोजन गैस का क्या होगा? H2। तो जब इस प्रकार से आप लिखेंगे ना तो ये कहलाएगा आपका रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। लेकिन जब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे ना तो ये कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। यानी रासायनिक समीकरण का डिफाइन अगर बात करेंगे तो बोलेंगे कि जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं को उसके प्रतीकों और चिन्हों के साथ लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। और ये रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। पहले की अगर बात करेंगे तो नाम है आपका
संतुलित रासायनिक समीकरण, क्या नाम है? संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। इंग्लिश में इसको लिखेंगे हम लोग बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। क्या लिखेंगे? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। दूसरा जो होता है वो होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसे बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन लिखेंगे ना, समीकरण है इक्वेशन। यहाँ पे भी आप इक्वेशन ही कर देंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे? इक्वेशन, इक्वेशन। तो हमने क्या सीखा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकों यानी सिंबल्स और चिन्हों के साथ जब लिखेंगे तो वो होगा रासायनिक समीकरण। जैसे हमने रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार से लिखा और रासायनिक समीकरण को उसके सिंबल और प्रतीकों के साथ लिखा। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं। तो ये नोट करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे हम आगे की ओर। अब सीखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो एक बार यहाँ तक आप नोट करेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो नोट हो गया, तो अब बढ़ेंगे हम आगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। हमारा क्या है टॉपिक? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो लिखेंगे वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें तत्वों की परमाणु संख्या, तत्वों की परमाणु संख्या अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट, अभिकारक रिएक्टेंट और उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट या प्रतिफल ही बोल सकते हैं इसको, प्रोडक्ट। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्वों की परमाणु संख्या अभिकारक और उत्पाद में बराबर हो तो उस रासायनिक समीकरण को, समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तत्वों के जो परमाणु संख्या है वो रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर बराबर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो आप एक एग्जाम्पल आप पहले पढ़ चुके हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल, डाइल्यूट H2SO4, और इसका रिएक्शन अगर मैग्नीशियम के साथ करवा दें तो अब बनेगा क्या? ये MgSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जब आप देखिएगा इस रासायनिक समीकरण के अंतर्गत देखिएगा तो आपको दिखेगा कि जो रिएक्टेंट है यानी कि अभिकारक और जो उत्पाद है यानी प्रोडक्ट, उत्पाद या इसको प्रतिफल भी बोलते हैं,
तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अंदर जब आप देखेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे एलिमेंट, क्या देखेंगे? एलिमेंट यानी तत्व, तत्व की परमाणु। जब आप रिएक्टेंट के अंदर एलिमेंट देखेंगे बच्चों, तो पहला है हाइड्रोजन, तो रिएक्टेंट में भी 2 हैं और प्रोडक्ट में भी 2 हैं, तो बराबर है। देखेंगे सल्फर, तो सल्फर इधर भी 1 है, 1 परमाणु रखता है और इधर भी 1 परमाणु रखता है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 4 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं इधर, और इधर भी कितने हैं? 4 हैं। तो आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अंदर क्या है, आपका परमाणुओं की संख्या क्या है? समान है। तो ये समीकरण क्या होंगे? संतुलित होंगे। यानी जब किसी भी समीकरण के अंदर तत्वों की परमाणु संख्या रिएक्टेंट के अंदर और तत्वों का परमाणु संख्या प्रोडक्ट के अंदर बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि वह रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या था? 2 था। हाइड्रोजन कितना था? 2 था। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना है? 4 है, तो इधर भी ऑक्सीजन 4 है। इधर मैग्नीशियम 1 है, तो इधर मैग्नीशियम 1 है। इधर सल्फर 1 है, तो इधर भी सल्फर 1 है। तो इस परिस्थिति में हम कहेंगे कि ये जो रासायनिक समीकरण है वो क्या है? संतुलित है। तो यहाँ से एक चीज़ और याद रखना है नोट के तौर पे, कि जब भी रासायनिक समीकरण संतुलित होगा तो जो द्रव्यमान, यानी कि इधर टोटल का द्रव्यमान ऐड करते हैं, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट यानी कि अभिकारकों का द्रव्यमान, अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के, मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि उत्पाद का द्रव्यमान। ऐड करेंगे तो बराबर आ जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, सल्फर का 32 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, तो कीजिएगा ना आप। तो इसमें टोटल ऐड जब कीजिएगा तो जो रिएक्टेंट का मास आएगा वही क्या आएगा? प्रोडक्ट का मास आएगा। किस में? तो रासायनिक समीकरण जब संतुलित होगा तब। यानी रासायनिक समीकरण संतुलित कब कहलाएगा? जब रिएक्टेंट के अंदर तत्वों यानी एलिमेंट के परमाणु संख्या बराबर होंगे, उत्पाद के अंदर जो तत्व है उनके परमाणु संख्या के बराबर, तभी ये रासायनिक समीकरण संतुलित होगा। रासायनिक समीकरण संतुलित तभी होगा जब रिएक्टेंट के अंदर जो तत्व के परमाणु हैं, जितने तत्व के परमाणु हैं इधर भी उतने ही होंगे, तभी ये बराबर कहलाएंगे। तो एक बार नोट करेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की ओर। बढ़े, चलिए अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, इसके डिफाइन की बात करेंगे तो लिखेंगे वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें तत्वों का परमाणु संख्या अभिकारक यानी रिएक्टेंट और उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट में बराबर ना हो तो ऐसे रासायनिक समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं।
असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप रिएक्टेंट के अंदर देखिएगा एटम्स और प्रोडक्ट के अंदर एटम्स देखिएगा, अगर बराबर नहीं आएगा तो ये आपका होगा अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे अगर बात करें कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें बच्चों, एग्जाम्पल अगर लिखें, नाइट्रोजन की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन के साथ करवा दें तो ये बनेगा NH3। क्या बनेगा? NH3 यानी अमोनिया बनेगा। तो अब देखेंगे इधर हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स, यहाँ क्या लिखेंगे रिएक्टेंट, और इधर क्या लिखेंगे प्रोडक्ट। तो एलिमेंट्स कौन सा बच्चों, पहला एलिमेंट हम ले लें नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का इधर कितना है, 2 परमाणु है, इधर भी 2 परमाणु है, ये तो बैलेंस है। इधर अगर हाइड्रोजन ले लें तो इधर आपका 2 है और इधर 3 और 2 ना 6, इधर 6 है, इधर 2 है और इधर 6 है। तो ये हाइड्रोजन आपका बैलेंस नहीं है, तो ये कहलाएगा असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, जिसमें तत्वों की परमाणु संख्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर ना हो, तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और इसी तरह के रासायनिक समीकरण को हम लोग बाद में बैलेंस करना सीखते हैं। और ध्यान रखेंगे, नोट के तौर पे यहाँ ध्यान रखेंगे कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट यहाँ बराबर नहीं होते, जबकि संतुलित वाले में बराबर होते थे। तो यहाँ लिखेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट यानी कि अभिकारक का द्रव्यमान बराबर नहीं होगा उत्पाद के द्रव्यमान के, उत्पाद के द्रव्यमान। क्या क्लियर है? तो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अंदर अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद के द्रव्यमान बराबर नहीं होते हैं। साथ ही साथ परमाणुओं की संख्या भी अभिकारक और उत्पाद में बराबर नहीं होती है। तो अब हम सीखेंगे बच्चों केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। क्या सीखेंगे? केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। किस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना? तो असंतुलित केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। तो पहला प्रश्न है हमारा Fe + H2O Fe3O4 + H2। तो देखिए इधर आपका एक एटम है आयरन का, इधर 3 है, ये हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 1 ही है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो आयरन है और जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने का तरीका हम सीखेंगे। और फिलहाल बच्चों हम यहाँ पे एक ऐसा मेथड सीखेंगे जो हमारे बहुत ही यूज के हैं। क्या है? यूज के हैं, क्योंकि जब बड़े बड़े केमिकल्स रिएक्शन देंगे तो वहाँ हीट एंड ट्रायल बहुत बढ़िया से काम नहीं कर पाएगा और वहाँ आप बैलेंस करने में फेल हो जाएंगे। हम आपको सिखा रहे हैं एक ऐसा मेथड जो कहीं पे भी काम आएगा। इसका नाम है एल्जेब्रिक मेथड। क्या सा नाम है बच्चों? एल्जेब्रिक मेथड। तो इसके लिए करना कुछ भी नहीं है, करना यही है कि हम चुपचाप ABCD लिख देंगे सभी के बगल में। तो यहाँ लिख दे A, यहाँ लिख दे B, यहाँ लिख दे C और यहाँ लिख देंगे D। क्लियर है? अगर और रहता तो E तक बढ़ जाते, F तक बढ़ जाते, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? हम जानते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण के अंदर रिएक्टेंट में तत्वों का परमाणु संख्या प्रोडक्ट में तत्वों के परमाणु संख्या के बराबर होता है। तो जो यहाँ पे है, यहाँ पे है आयरन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है और क्या है? ऑक्सीजन। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हम प्रयास करेंगे कि बराबर करें। तो कैसे करेंगे? तो चलिए सीखते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है और 1 × A यानी आयरन रिएक्टेंट के अंदर कितना है? 1 A है। यहाँ 3 है और 3 × C क्या हो जाएगा? 3C यानी प्रोडक्ट के अंदर 3C।
यानी ए बराबर 3C आ गया। ए बराबर क्या आ गया? 3C आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हम जानते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होता है, एटॉमिक जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आयरन को हमने कर लिया बराबर। अब बढ़ेंगे हाइड्रोजन की तरफ। तो हाइड्रोजन जब देखेंगे तो यहाँ 2 है और 2 इंटू बी क्या होगा? 2b होगा। 2 इंटू बी क्या होगा? 2b होगा। इधर जब चेक करेंगे तो हाइड्रोजन 2 इंटू डी क्या होगा? 2d होगा। हमने यहाँ भी बराबर कर लिया। अब बचा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे, ऑक्सीजन देखिएगा तो यहाँ 1 है और 1 इंटू बी क्या होता है? b होता है, b लिख देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, 4 इंटू सी क्या होता है? 4c होता है। तो हम ऑक्सीजन को भी क्या कर लिए? बराबर कर लिए। अब हमको देखना ये है कि सबसे ज़्यादा बार ए रिपीट हुआ है कि बी रिपीट हुआ है या सी रिपीट हुआ है। तो हम देखेंगे कि अब सबसे ज़्यादा बार बच्चों ए के देखेंगे तो ए एक बार आया है, बी एक बार यहाँ आया है और एक बार यहाँ आया है, 2 बार आया है। सी एक बार यहाँ आया है और एक बार सी यहाँ है, यानी बी भी 2 बार आया है और सी भी आपका 2 बार आया है। डी एक बार, ए आपका 1 बार आया है और डी आपका 1 बार आया है। तो जो ज़्यादा बार आएगा, जो ज़्यादा बार आएगा ना बच्चों, उसको हम 1 मान लेंगे। तो यहाँ ज़्यादा बार कौन आया है? बी और सी। कौन आया है? बी और सी। अब आपको जिसको मन करे ना, बी और सी में जिसको भी मन करे ना, आप उसको 1 मान सकते हैं। जिसको मन करे, बी को भी मान सकते हैं और सी को ही मान सकते हैं। जिसको मान लें, तो हम मान लिया कि बी को ही मान लें, तो माना b बराबर 1, b बराबर 1। तो यहाँ पे 1 अगर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4c और c बराबर आ जाएगा 1/4। c बराबर क्या आ गया? 1/4। अब इस समीकरण के अंदर c का मान रखेंगे तो a बराबर 3c है, तो a बराबर 3 इंटू 1/4 यानी a बराबर आ जाएगा 3/4। तो a बराबर क्या आ गया? 3/4। अब b बराबर 1 यहाँ पे रखें, या 2 से 2 कट जाएगा, तो b बराबर क्या बचा? d, और b बराबर हमने क्या माना है? 1, तो d बराबर भी क्या हो जाएगा? 1। तो d बराबर क्या आ गया आपका? 1। अब बस इस इक्वेशन के अंदर इस सब का मान पुट कर देंगे। तो a बराबर आया है 3/4, तो आंसर हो जाएगा 3/4 Fe प्लस b बराबर कितना आया है? 1 माना है हमने, तो H2O। c कितना आया है? c आया है 1/4, तो लिख देंगे 1/4 Fe3O4। d कितना आया है? d भी 1 आया है, तो यहाँ लिख देंगे H2। अब ये बैलेंस है, लेकिन हमको लिखना है बच्चों फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखना है एटम्स। हम कभी भी फ्रैक्शन के रूप में एटम्स को नहीं लिखते, 3/4 नहीं लिख सकते। तो ये 4 नीचे से हटाना पड़ेगा, यहाँ 1/4 है तो 4 हटाना पड़ेगा। तो जो डिनोमिनेटर है यानी हर है, इस हर का एलसीएम हमेशा लेंगे। जैसे यहाँ पे तो सेम संख्या अलग भी हो सकता है, तो 4 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। तो आप सीधे सीधे 4 से ही पूरे इक्वेशन में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका क्या आ रहा है? 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 3Fe। इसमें 4 से गुना कीजिएगा तो 4H2O। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो Fe3O4 प्लस 4 से गुना कीजिएगा तो 4H2। अब देखिए 3 आयरन इधर हो गया, 3 आयरन इधर हो गया, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इधर है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इधर है, ऑक्सीजन 4 इधर है और 4 इधर है। तो आपका ये रिएक्शन भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो आप इस तरीके से अलजेब्रिक मेथड से आप रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। तो आप इसको नोट करें। एक प्रश्न और करेंगे, बाकी प्रश्न हम अगले क्लास में करेंगे। आपको होमवर्क भी कुछ दे देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा है NH3O2 NO + H2O। तो क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले तो हम ABCD ही लिखना जानते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? ABCD लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे B, यहाँ लिखेंगे C, यहाँ लिखेंगे D। कोई दिक्कत नहीं। अब जो एटम है पहले उसको लिख लें। तो एटम हमारा सबसे पहले नाइट्रोजन है,
फिर हाइड्रोजन है और फिर ऑक्सीजन है। और हमारा काम क्या है, सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सबको बराबर करना। तो बराबर करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 इंटू ए क्या हो जाएगा, ए। अब प्रोडक्ट की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ भी कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 इंटू सी क्या हो जाएगा, सी। तो ए बराबर क्या आ गया, सी आ गया। हाइड्रोजन को उसी तरीके से देखेंगे, हाइड्रोजन को भी देखेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पे 3 इंटू ए 3a है, रिएक्टेंट के अंदर 3a है, और प्रोडक्ट के अंदर है 2 इंटू डी 2d। और ऑक्सीजन को जब देखेंगे तो 2 इंटू बी 2b, और इधर देखेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1 इंटू सी, अब बीच में है प्लस, तो प्लस 1 इंटू डी तो प्लस डी। ये आपका हो गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम्स बराबर। अब सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो ए आपका आया है 2 बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ 2 बार। बी कितना बार आया है, 1 बार। सी कितना बार आया है, 2 बार, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। डी कितना बार आया है, 2 बार, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो अब आप ए, सी और डी में से किसी एक को 1 मान सकते हैं, बी को नहीं मान सकते क्योंकि बी कम बार आया है, तो बी को आप नहीं मान सकते। इसी तीनों में से किसी एक को 1 आप मान सकते हैं, जिसको मन करे उसको मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ए बराबर 1। ए बराबर क्या मान लें, 1 मान लें। तो मान लेते हैं, माना ए बराबर 1। तो जैसे ही आप ए बराबर 1 मानिएगा तो सी बराबर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे सी बराबर 1, सी बराबर 1। ए बराबर 1 रखें यहाँ पे, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, डी बराबर आएगा 3/2। और यहाँ पे बी बराबर क्या आ जाएगा, सी आपका 1 आ गया, डी आ गया 3/2, तो 2b बराबर एलसीएम 2, 2 + 3 यानी 2b बराबर 5/2। तो b बराबर 5/2 इंटू 2 यानी b बराबर क्या आ गया, 5/4। b बराबर आप क्या आ गया, 5/4। अब बस कुछ नहीं, इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट कर देते हैं। a बराबर आया 1 तो आपका NH3, b बराबर आ गया 5/4 तो 5/4 O2, c बराबर आपका आया है 1 तो NO, d बराबर आपका आया है 3/2 तो 3/2 H2O। फिर से फ्रैक्शन में आ गए एटम्स बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को क्या करेंगे, हटाएंगे। और फ्रैक्शन को हटाने के लिए सबसे पहले जो फ्रैक्शन हर में है उसको लेंगे एलसीएम। तो यहाँ 4, यहाँ 2, 4 और 2 का एलसीएम 4 हो गया। तो 4 से अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4NH3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5O2, 4 से गुना होगा तो 4NO, और देखिए 2 दूनी 4 कटेगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा तो 6H2। ये आपका बैलेंस हो गया। देखिए 4 नाइट्रोजन इधर, 4 नाइट्रोजन इधर, 4 तिया 12 हाइड्रोजन इधर, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन इधर 5 दूनी 10, तो देखिए 4 वो इधर है और 6 वो इधर है तो 10 हो गया। तो इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को क्या कर लिए, बराबर कर लिए यानी संतुलित कर लिए। तो अब आपका काम किया है बच्चों, देखिए एक प्रश्न ये है, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। एक प्रश्न ये है और एक प्रश्न ये है। इस सब को आपको बना के आना है घर से। कहाँ से आना है, घर से बना करके आना है। तो घर से बना करके आइएगा तो हम इसको और भी आगे यानी इस तरह के प्रश्न और भी आगे हम करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।